हेलो फ्रेंड, मैं आज गांव आया हूं। आज आपको मैं लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा पूरा करके कि कैसे जो प्लांट होता है उसके अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम के थ्रू। उसको बिल्कुल आपको ऐसे प्रैक्टिकल समझाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, एक प्लांट को उखाड़ के देखते हैं फिर कैसे उसके अंदर। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए कि कैसे एक प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखिए, मैं आपको कैसे समझाता हूँ, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे मैंने एक प्लांट लिया, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि लीफ होता है, ये पूरा स्टेम है, ठीक है। ये आपका रूट है, ठीक है। अब ये रूट देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होगा। ये रूट कहाँ, ये डिप होता है सॉइल के अंदर। अब यहीं से ये क्या करता है कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ मिला के लेके जाता है। अब देखिए, जो वाटर होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स सॉल्युबल, मतलब सॉल्युबल की तरह घुले होते हैं, एक सॉल्यूशन बना होता है जिसके साथ जब सॉल्यूशन मूव करता है तो पूरा वाटर और उसके साथ जो मिनरल होते हैं वो दोनों साथ में जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाटर बाद में जाता है फिर न्यूट्रिएंट बाद में जाता है, दोनों साथ में मिलके जाते हैं क्योंकि वो दोनों घुले होते हैं, तो एक सॉल्यूशन का पार्ट हो जाता है। सॉल्यूशन में जानते हैं क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो दोनों घुले होते हैं, सॉल्यूशन पूरा तैयार होता है, फिर इसके अंदर से पूरा जाता है। फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है उस पर हम बात अभी नहीं कर रहे, सिर्फ ये देख रहे हैं कि वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए देखिए हमको सबसे पहले करना क्या है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। देखिए, ये पूरा रूट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रूट के अंदर वाटर चला जाए। उसके बाद हम, जब रूट के अंदर वाटर चला जाएगा तो हम यहाँ से स्टेम से पूरा ट्रांसपोर्ट कर देंगे पूरे प्लांट पे जहाँ तक इसकी जरूरत है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले ये जो रूट है, तो हम अगर रूट पर, अगर हमको चाहना है कि यहाँ ये रूट क्या करे, वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे दो तरह के पाथवे यूज होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ पाथवे आर यूज्ड इन दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दैट इज, आप देखिए इसमें क्या कौन कौन से। फर्स्ट इज एपोप्लास्टिक पाथवे और सेकंड होता है सिम्प्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्टिक पाथवे जो होता है वो डेड टिश्यू का होता है, इसीलिए वो क्या करता है, वो लिविंग सेल के अंदर नहीं जाता। अब देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे दो टाइप के मैंने आपको पाथवे बताए, एक होता है सिम्प्लास्ट, एक होता है एपोप्लास्ट। समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ, जो एपोप्लास्ट पाथवे होता है वो क्या करता है, उसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। वो आराम से अब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को बिना एनर्जी के, ठीक है। कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि बाहर जो होता है वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, अंदर इसके रूट के वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है। तो क्या होता है, डिफ्यूजन आप जानते हैं, ऑस्मोसिस जानते हैं कि क्या होता है, वो हायर से लोअर की तरफ जाएगा। तो वाटर क्या करेगा, हायर से लोअर की तरफ मूव करता है। अब देखिए, हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एपोप्लास्टिक पाथवे। अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का मतलब कि एब्जॉर्ब करेगा रूट वाटर को। अभी मैं नहीं बात कर रहा हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। जब हम एब्जॉर्ब कर लेंगे एक बार वाटर को इस रूट में, उसके बाद हम इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में क्या बताया, दो टाइप के पाथवे इसमें यूज होते हैं। एक होता है एपोप्लास्ट, एक होता है सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट जो होता है वो डेड टिश्यू का होता है, सिम्प्लास्ट जो होता है लिविंग टिश्यू का होता है। तो एपोप्लास्ट जो होता है वो पूरा 96% इसमें रोल रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर को एब्जॉर्ब कराने में, और ये डेड टिश्यू का होता है और इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। एटीपी वगैरह इसमें यूज नहीं होती, ये फ्री फंड में काम करेगा। तो देखिए, फ्री फंड में जब काम करेगा तो करेगा क्या कि सबसे पहले ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन, इसमें एनर्जी को यूज नहीं होगी। ऑस्मोसिस का सिंपल सा फंडा है, इसमें वाटर चला जाएगा। अब वाटर का इसमें जाने के बाद क्या करेगा, जो, अब इसमें कुछ पॉइंट याद रखिए। जब वाटर इसके अंदर चला गया, उसके बाद होगा क्या कि वाटर मूव करेगा इन रूट के अंदर यहाँ तक जाने के लिए, ठीक है। यहाँ मतलब इसने एब्जॉर्ब किया, उसके बाद यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ तक जाने के लिए क्या होगा, इसको थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा कि सेल के अंदर से जाए, मतलब रूट, जो रूट है, रूट के सेल के बीच से जाना पड़ेगा सेल के अंदर से। वो क्या फंडा मैं आपको बताता हूँ। तो एपोप्लास्ट जो होता है वो कभी सेल के अंदर से नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि वो भाई डेड टिश्यू का है, तो कभी भी लिविंग सेल के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। उसकी उसका ये क्षमता नहीं है कि मैं लिविंग सेल के अंदर घुस जाऊं, क्योंकि वो डेड टिश्यू का बना हुआ है। उसको कहाँ कहाँ से मूव करना होगा, या तो एक सेल वाल जो होगी वहां से मूव करेगा, ठीक है, और या फिर सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन के बीच से मूव करेगा, या फिर जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है दो सेल के बीच में, उसके बीच से मूव करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स कुछ याद रखिएगा। क्या बताया मैंने, या तो इंटरसेलुलर के बीच, इंटरसेलुलर में से ये जो है वाटर को लेके जाएगा, या फिर सेल वाल में से लेके जाएगा, या सेल मेम्ब्रेन या सेल वाल के बीच से लेके जाएगा ये। उसके बाद ये पहुंचता है एकदम यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा है
ठीक है, ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो यहाँ पर जब यहाँ ये जो है रूट हेयर से लेके पूरा यहाँ तक पहुँच गया, अब यहाँ से इसको क्या देना है, स्टेम को यहाँ पर दे देना है। तो यहाँ पर जब पहुँचेगा तो यहाँ पर आपको एक लेयर मिलेगी, ठीक है, वो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की। एंडोडर्मिस मिलेगा, एंडोडर्मिस में आपको एक कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की सुबरिन की जो बनी होती है वो लेयर मिलती है। तो सुबरिन की जो लेयर होती है क्या करेगी, वो वाटर को क्या करती है कि मतलब आने अंदर नहीं देगी, अंदर आने नहीं देगी। तो अब क्या करे, तो अब इसके पास ना चाहते हुए भी इसको क्या होना पड़ेगा, एनसीईआरटी में लिखा है कि इसको ना चाहते हुए भी क्या होना पड़ेगा, इसको सिम्प्लास्ट का पाथवे चूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है। अब कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होगा, वाटर को अंदर जाने नहीं देगा, तो इसको ना चाहते हुए भी इंडोडर्मिस जो सेल है उनमें से अंदर जाना पड़ेगा। तो ये लिविंग टिश्यू के अंदर से जाएगा, तो इसको सिम्प्लास्ट का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एपोप्लास्ट में ये जा नहीं सकता, तो इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा सिम्प्लास्ट में, उसके बाद ये अंदर जाएगा। ओके, ये चीज समझ में आ गई। अब ये हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो गया एपोप्लास्ट का। हम सिम्प्लास्ट पे आते हैं। सिम्प्लास्ट जो होता है वो सिर्फ 4% के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो एनर्जी हो सकता है एनर्जी ले या फिर एनर्जी ना ले। अब देखिए कब वो एनर्जी लेगा, कब मतलब कब उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, कब नहीं पड़ेगी, वो समझिए। देखिए अब देखिए क्या होता है कि हो सकता है कि न्यूट्रिएंट, देखिए न्यूट्रिएंट बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो न्यूट्रिएंट क्या करेंगे, अंदर मूव करेंगे। उसके केस में बता रहा हूँ, न्यूट्रिएंट अंदर मूव करेंगे, तो अब होगा क्या, वाटर का पोटेंशियल जो है, वाटर का पोटेंशियल क्या होगा, इसके अंदर वाटर का पोटेंशियल घट जाएगा। क्यों, इसके अंदर वाटर का पोटेंशियल क्यों घट जाएगा, क्योंकि ये सोयल सोल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। जब सोल्यूट का कंसंट्रेशन, मतलब सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स है वो इसके अंदर आते जा रहे हैं। क्यों, ऑस्मोसिस के कारण। ठीक है, तो उसके कारण इसके अंदर क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो वाटर पोटेंशियल घट जाएगा। और बाहर वाटर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, तो वाटर पोटेंशियल क्या करेगा, अपने ग्रेडियंट को फॉलो करेगा और इसके अंदर मूव कर जाएगा। तो ये होगा पैसिव, मतलब बिना कोई एनर्जी खर्च किए हुए वो जो सिम्प्लास्ट का पाथवे यूज करके ये इसके अंदर पहुंच गया। अब ये कहाँ कहाँ से मूव करेगा, ये सेल के अंदर से मूव कर सकता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से मूव कर सकता है, इसको कोई चांस नहीं, मतलब कहीं कहीं से भी जा सकता है। लेकिन ये सेल मतलब लिविंग टिश्यू के अंदर से जाएगा। उसके बाद यहाँ जब पहुंचेगा, तो यहाँ पर पहुंचने के बाद इसको कोई जरूरत नहीं है कि हाँ मतलब यहाँ पे मैं पहुंच गया हूँ तो मुझे एक एस्पेरिन स्ट्रिप से जाना, कैस्पेरिन स्ट्रिप से कोई चांस ही नहीं है, तो सिम्प्लास्ट है ही है। तो इसको किसी चीज में चेंज नहीं होना पड़ेगा, ये सिंपली लिविंग टिश्यू में जाके अंदर चली जाएगी। ठीक है, इंडोडर्मिस होके सीधा अंदर चली जाएगी, इसको कैस्पेरिन स्ट्रिप्स का सहारा लेना ही नहीं पड़ेगा उसको। वो क्या करे, वो तो कैस्पेरिन स्ट्रिप से जाने वाला था लेकिन नहीं जा सकता, तो उसको बनना पड़े था सिम्प्लास्ट। ये सिर्फ 4% के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा, एनर्जी कब इसको चाहिए, जब ऐसे मतलब प्लांट को बहुत जरूरत पड़ गई है तो वाटर की, तो वो एनर्जी खर्च करके वाटर को किसी तरह लो टू हाई, अब लो टू हाई कंसंट्रेशन, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट होता है, तो इसको एनर्जी एटीपी खर्च करनी पड़ेगी, तब ऐसा होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कैसे होगा। अब देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करने के लिए यहाँ पर आपको एक मतलब दो चीजें इसमें रिस्पॉन्सिबल होती है, एक होता है ट्रांसपिरेशन पुल, एक होता है रूट प्रेशर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो सबसे पहले जो ट्रांसपिरेशन पुल होता है वो बहुत इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल क्या करता है, वो जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है पत्तियों में, तो वो क्या करते हैं, वाटर को बार बार रिलीज किया करते हैं। जब मतलब सनलाइट होती है, ठीक है, तो बार बार रिलीज किया करते हैं। तो इसके कारण होता क्या है कि मतलब यहाँ पर क्या होगा, वाटर को रिलीज कर देंगे तो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, यहाँ पर ज्यादा रहेगा तो क्या करेगा, यहाँ पर भाई वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ से वाटर पोटेंशियल कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि स्टोमेटा खुले थे और वाटर मूव कर गया बाहर एनवायरमेंट में। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा वाटर पोटेंशियल, तो ये ग्रेडियंट को फॉलो करेगा, यहाँ पर वाटर आ जाएगा। तो इसके कारण ट्रांसपिरेशन पुल होता है, उसके कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसपिरेशन पुल, जो कि यहाँ तक पानी को मतलब ले जाता है। और एक दूसरा होता है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन रूट प्रेशर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उनमें रूट प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि अगर उसमें तो मतलब छोटे छोटे प्लांट जो होते हैं हर्बेसियस प्लांट, उनमें तो रूट प्रेशर ही काफी है मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लेकिन जैसे बहुत लंबे लंबे प्लांट होते हैं, कैक्टस, ठीक है, लंबे लंबे प्लांट जो होते हैं, ठीक है, जो आपने देखे होंगे, तो उनमें ये नहीं रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, तो उसमें ट्रांसपिरेशन पुल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो रूट प्रेशर इन सब चीज में रिस्पॉन्सिबल होता है। और रूट प्रेशर कैसे भी जनरेट होता है, रूट प्रेशर मतलब एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। एक बार एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो एक प्लांट को कट कर दिया गया स्टेम से, ठीक है, पूरा यहाँ से एकदम पूरा कट कर दिया गया। तो यहाँ से जब कट कर दिया गया तो उनको मतलब पता चला
जैसे यहाँ से पूरा निकाल के फेंक दिया गया, उसके बाद मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया, तो यहाँ से पूरा कट कर दिया गया प्लांट को। फिर उसके बाद देखा गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद यहाँ पर देखा गया कि कुछ वाटर बाहर यहाँ आया था। तो उनको समझ में नहीं आया कि हमको तो यही पता था कि ट्रांसपीरेशन पुल जो होता है तो उसमें मतलब वाटर की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि पानी बार बार लूज हुआ करता है लीफ से, तब वाटर यहाँ पर आना चाहिए था। लेकिन मैंने यहाँ से कट कर दिया, अब इसमें लीफ ही नहीं बची, तो यहाँ पर पानी कैसे आ गया। तो तब हमको पता चला था रूट प्रेशर के बारे में। तो रूट प्रेशर एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जो कि जनरेट होता है कॉन्टिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के कारण। तो ये कॉन्टिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जब होता है, जो कि आपको 4% जो मैंने आपको बताया सिम्प्लास्ट, उसके कारण होता है। तो सिम्प्लास्ट पाथवे के कारण क्या होता है, यहाँ पर रूट प्रेशर बढ़ मतलब कॉन्टिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होने लगता है। कॉन्टिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होने के कारण यहाँ पर वाटर की मतलब डिमांड बढ़ जाती, मतलब वाटर का कंटेंट बढ़ जाता, तो यहाँ पर कम होता, तो यहाँ से सीधा ये यहाँ मूव करने लगता है, तो हमको यहाँ पर कुछ वाटर दिखे। तो इसमें आपको मैंने आपको ऐसे मतलब समझा दिया कि क्या क्या इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन आपको सिंपली याद रखना है क्या क्या इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फिर से मैं एक बार समराइज करता हूँ, ठीक है। आप इसमें याद रखिएगा कि सबसे पहले इसमें क्या करना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है, एक होती है एपोप्लास्ट, एक होती है सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट जो होता है वो डेड टिश्यू का होता है, सिम्प्लास्ट जो होता है वो लिविंग टिश्यू का होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने वो पूरा बता दिया, ठीक है। अब इसमें दूसरा क्या होता है कि एब्जॉर्ब होने के बाद हमको ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसमें दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है, एक होती है ट्रांसपीरेशन पुल और दूसरा आपका होता है रूट प्रेशर। ट्रांसपीरेशन पुल जो होता है वो 96% एपोप्लास्ट जो हो रहा है उसके कारण हो रहा है, और जो आपका मैंने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बताया रूट प्रेशर, वो जो जनरेट हो रहा है वो 4% जो पानी सिम्प्लास्ट यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा था उसके कारण होता है। दोनों बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन ट्रांसपीरेशन पुल बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत हाई जो टाइप के प्लांट होते हैं, ठीक है, उनकी लेंथ बहुत बड़ी होती है, बहुत हाइट बहुत लंबी होती है, तो उनमें रूट प्रेशर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन और जो ट्रांसपीरेशन पुल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन रूट प्रेशर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ट्रांसपीरेशन अब मतलब हाइट ज़्यादा है, तो हो सकता है ट्रांसपीरेशन पुल में पानी ले जाते बीच में कहीं पर टूट सकता है, ठीक है। तो वो टूटे ना, ठीक है, मॉलिक्यूल टूटे ना वाटर के, उसके लिए ये जो रूट प्रेशर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वाटर के कॉलम को ब्रेक होने से बचा देता है वाटर जो आपका रूट प्रेशर होता है। और आपने बहुत सारे प्लांट में देखा होगा एक्सुडेशन, अब यहाँ पे इतनी टाइम में नहीं दिखा सकता क्योंकि शाम हो चुकी है। वैसे वो ज़्यादातर मतलब थोड़ा और शाम हो जाए तो मैं उसको देख सकता हूँ। आपने जरूर देखा होगा, जैसे मैं आपको इस फोटो में दिखा रहा हूँ कि एक जो कोई लीफ होती है तो उसमें क्या होता है कि जो उसकी लीफ की मार्जिन होती है, जैसे ये लीफ है, तो अभी सुबह जब अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लीफ के जो मार्जिन है यहाँ पर इसकी वेन्स जो एंड हो रही है, तो यहाँ पे हाइड्रोथॉट सेल पाए जाते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से वाटर बाहर निकलने लगता है, तो यहाँ पर आपको वाटर ये सब मिलेंगे। तो ये सब वाटर ऐसा नहीं है कि मतलब मिस्ट विस्ट का चक्कर है, फॉग का चक्कर, वो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता है वो रूट प्रेशर के कारण ही होता है, ठीक है। तो वो वाटर, इसको हम गटेशन कहते हैं, और ये रूट प्रेशर के कारण ही होता है। तो मैंने आपको ये इसलिए इसमें वीडियो में समझाया, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल। गाँव आया था तो मैंने सोचा इसको मतलब आपको जितना प्रैक्टिकल समझाऊंगा कि कैसे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है एक प्लांट में, ठीक है। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।